वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहां पर आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसका क्विक रिवीजन आज यहां पर हम करने वाले हैं। क्विक रिवीजन जो हम करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हम यहां पर करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को आज कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हेल्प से हमने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक टॉपिक को कवर अप करने की यहाँ पर कोशिश की है। और यहाँ से आपको जो सेक्शन ए आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहीं से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आराम से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का रहता है और आपको उसमें लिमिटेड लिखना होता है, शॉर्ट लिखना होता है। तो आप यहाँ से इस वीडियो से मदद ले सकते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है उसको क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.5 पर करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी टर्म्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, जो बैंड्स हैं, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? तो बैलेंस बैंड एक्चुअली में क्या होता है, एक एनर्जी बैंड है विच पॉजेज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखता है, इज कॉल्ड द बैलेंस बैंड, है ना। द थर्ड सेल ऑफ एन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। जो थर्ड सेल है, क्लास है, कक्षा है किसकी, सिलिकॉन की, वो कंप्लीटली फिल नहीं होती है। इट इज हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट इज सॉलिड सिलिकॉन, each atom is surrounded by 4 other silicon atoms. These 4 atoms share an electron with the center atom. Hence, each atom has 8 electrons in the solid, so valence band is completely filled. मतलब कहने का ये है कि जो सिलिकॉन है हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड रहते हैं, वो फिर आपके बैलेंस बैंड को कंप्लीटली फिल करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड के बारे में हो गया। वहीं पर कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड इज द नेक्स्ट हायर एनर्जी बैंड लेवल। द एनर्जी बैंड विच पॉजेज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो है वो हायर एनर्जी लेवल बैंड होता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड टेक पार्ट इन द कंडक्शन। इफ substance has empty conduction band, it means current conduction is not possible in that substance। मतलब अगर आपका कंडक्शन बैंड ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी है, तो यानी कि वहां पर करंट जो है, यानी कि कंडक्शन करंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपका कंडक्शन बैंड के बारे में हुआ। आगे बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड देयर इज एन एनर्जी गैप दैट्स कॉल्ड द ईजी। दिस इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन बी सेंट फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इफ वी प्रोवाइड द सम एनर्जी टू द सिलिकॉन। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। दिस एनर्जी शुड बी कीप्ड लार्जर देन द एनर्जी गैप। और ये एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उस एनर्जी गैप को ब्रेक कर सके, उससे ज्यादा हो। इफ वी प्रोवाइड लेस एनर्जी देन ईजी, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट be lift because there is no other energy level between balance band and the conduction band। और अगर हम इतनी इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाते कि वो लोअर एनर्जी यानी कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो वो आपका जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ड्यू टू अबव रीजन दिस एनर्जी गैप दैट्स द ईजी या ईसी इज जनरली कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये ईजी रहेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। In other words, forbidden energy gap is the region in which no electron can stay because there is no allowed energy state. To make the valence electron free, some external energy through heat, light equal to the forbidden energy gap should be supplied। तो आप forbidden energy gap अगर आपसे पूछा जाता है तो आप या तो इसको बताकर और यहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है,
ये यहाँ पर, तो ये आप 2 मार्क्स के लिए इनफ है अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये जनरल बातें थी। तीनों जो गैप हैं, आपका बैलेंस बैंड, आपका कंडक्शन बैंड, आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो इनका जानकारी होना जरूरी है। तो अगर मैं एक बार में सारी चीज़ें बताऊं, तो बैलेंस बैंड जो लोअर एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड जो हायर एनर्जी लेवल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जब आप इस बैलेंस बैंड से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाते हैं, तो इनके बीच का जो एनर्जी लेवल है दैट्स कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। और आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाने के लिए इतनी सफिशिएंट एनर्जी जरूर प्रोवाइड करानी है जितना इन दोनों का एनर्जी गैप डिफरेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब डोपिंग की जरूरत पड़ती है, डोपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, वो हम आगे देखेंगे यहाँ पर वीडियो में। एक्सप्लेन द टर्म डोपिंग एंड इट्स नीड। डोपिंग क्या है, इसकी क्या नीड है? तो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर हैव स्मॉल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें दैट्स कॉल्ड द इंट्रिंसिक, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पे बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है। देयरफॉर दे आर नॉट टू ऑफ मच यूज, उनका इतना ज़्यादा फिर यूज हम नहीं कर सकते हैं। सो बाई एडिंग सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एटम टू ए प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी कैन चेंज इट्स कंडक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर में, और फिर आपकी उस एडिशन से जो इम्प्योरिटीज आपने ऐड की हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं उस मटेरियल की। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोपिंग। इसी को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हमने बात की कि इंट्रिंसिक में या प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। वी ऐड इम्प्योरिटीज आइदर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन द सेमीकंडक्टर। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। आगे बात करते हैं विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज मेक ए सेमीकंडक्टर एन टाइप। कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज एक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती हैं, इसको हमें एक्सप्लेन कराना है। तो व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट, जब आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, और वो पेंटावैलेंट कैसे कौन से हैं, जैसे एंटिमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। एटम्स, उनकी परसेंटेज आप देख सकते हैं कितनी कम होती है ना, is added to the silicon or germanium, the crystal becomes a n-type semiconductors। तो आपका जो मटेरियल है, जो क्रिस्टल है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा किस टाइप का, एन टाइप का। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं व्हाट आर द माइनॉरिटी कैरियर्स इन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाई, है ना। तो माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं एन टाइप में और पी टाइप में? तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स सिंस होल्स कैरी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल करंट एसोसिएटेड। मतलब कहने का ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और वो कैरी करते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो भी एन टाइप में फ्लो हो रहा है उसका। ठीक है, वहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि एक बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट जो फ्लो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में उसको लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया? तो क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर से यहाँ पर पूछे थे तो यही हमने एक्सप्लेन किया है। अगर वो मेजोरिटी कैरियर की बात कर ले तो एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, तो ज़्यादा अमाउंट में जो करंट कैरी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। वहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी जो रहेगी वो आपकी होल्स की रहेगी और मेजोरिटी अमाउंट ऑफ जो करंट है वो कैरी करके लेके जाएंगे होल्स। ठीक है, या होल्स की वजह से जो करंट ज़्यादा फ्लो होगी वो आपकी पी टाइप में होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट आर द इम्प्योरिटीज विच मेक ए सेमीकंडक्टर पी टाइप। कौन सी इम्प्योरिटीज पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाती हैं? तो वहां पर हमने पेंटावैलेंट ऐड की थी, यहाँ पर आप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैल्मियम हो गया या इंडियम हो गया। तो जब ये एटम्स की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में देन इट बिकम्स द पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? देखिए इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो रहा है पूरा,
है ना। वहीं पर अगर बात करें व्हाट आर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, अभी मैंने बताया है। तो मेजॉरिटी क्या होती है, होल्स की होती है, माइनॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, P4 पॉजिटिव होता है, ठीक है, और P4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, होल्स पर होता है। तो यानी कि होल्स की मेजॉरिटी रहती है किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और जब होल की मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखेंगे जब आप पी टाइप बना रहे हैं तो P4 पॉजिटिव और P4 आपका पेंटावेलेंट होता है। बस इसमें आप कंफ्यूज मत होना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आप ऐड करते हैं जब आप क्या बनाते हैं, एन टाइप। बस इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑल आर क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, जब पी टाइप आप बनाते हैं तो आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक खाली स्थान रहेगा तो वही होल को जनरेट करेगा, और होल जनरेट कब होगा, जब एक खाली स्थान है ना। तो आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 4। तो आप उनको 3 अगर प्रोवाइड करा दें तो एक खाली स्थान ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और वही होल रहता है। इसी वजह से पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं जो 2 मार्क्स में पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे गए हैं यूनिट वाइज, वो मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। अब आप आराम से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, वो मेन बात है। ठीक है, नोट्स आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को या जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा वो प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आप उसी पर फोकस करें, उसी को ही रिवाइज करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की है वो इजी है, आप उसको लिख सकते हैं, याद आसानी से कर सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। अदरवाइज जो आपने पहले से उसके रिगार्डिंग मटेरियल पढ़ा हुआ है, नोट्स आपके पास हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल और केवल आप उसी को रिवाइज करें, दूसरे मैटर पे ना जाएं। बस आप यहां से देखें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है और कितना लिमिटेड हमें यहां पर लिखना है, एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाई सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर द जर्मेनियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिलिकॉन को क्यों प्रीफर किया जाता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में। ये 2015-16 के सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप खुद देखिए यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, 15-16 पहला सेमेस्टर, कितने पेपर्स का कंक्लूजन आपको यहां पर मिलेगा एक ही जगह पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर द जर्मेनियम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यू टू इट्स हायर एबुडेंस, स्टेबिलिटी एंड लोअर सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर चेंजेस। मतलब कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम प्रीफर करते हैं सिलिकॉन को ओवर द जर्मेनियम। उसकी स्टेबिलिटी मान लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, यानी कि जल्दी से टेम्परेचर की सेंस करके अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करता है ना। सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर प्रोवाइड द बेटर आइसोलेशन, मेकिंग इट मोर रिलायबल एंड सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस वजह से आप सेमीकंडक्टर को प्रीफर करते हैं कंपेयर टू द जर्मेनियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स। कंपेयर करनी है प्रॉपर्टीज सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की। ये भी 2015-16 के सेमेस्टर सेकंड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सिलिकॉन हैज हायर एबुडेंस, स्टेबल ऑक्साइड लेयर, लोअर सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर एंड वाइडर बैंड गैप। वाइडर बैंड गैप का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो सिलिकॉन जो है वो 0.7 वोल्ट पर क्या होता है, ऑन होता है, यानी कि इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होती है। वहीं पर जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट पर ये ऑन होता है। तो यहाँ पर जो बैंड गैप है वो सिलिकॉन में ज़्यादा है, इसी वजह से आप इसको लो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस भी बोल सकते हैं, मटेरियल भी बोल सकते हैं, है ना। मेकिंग इट प्रीफर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। वहीं पर जर्मेनियम हैज द हायर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बट लिमिटेड एबिलिटी एंड टेम्परेचर सेंसिटिविटी रेस्ट्रिक्टिंग इट्स यूज। मतलब कहने का ये है कि जो जर्मेनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो एनर्जी बैंड गैप है उसमें वो कम है। आप 0.3 वोल्ट एनर्जी ही प्रोवाइड कराएंगे तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो इस वजह से इसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी लिमिटेड है, बढ़ी हुई है, हाई है।
है ना, और इसी वजह से जर्मेनियम रेस्ट्रिक्टेड रहता है कंपेयर टू द सिलिकॉन। ठीक, अब देखिए दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग एक जैसा है लेकिन घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। वहां पर सिलिकॉन क्यों प्रीफर किया जाता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, वहीं पर ये पूछ लिया कि कंपेयर करनी है प्रॉपर्टीज सिलिकॉन और जर्मेनियम की। रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोपिंग। डोपिंग से आप क्या समझते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। ये 2020-21 के सेमेस्टर फर्स्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द डोपिंग, डोपिंग की क्या नीड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2021-22 के सेमेस्टर फर्स्ट में 2 मार्क्स में। तो आप देख सकते हैं 20-21 और 21-22 दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब बात करें डोपिंग की, तो जैसा मैंने बताया आपको, तो डोपिंग इज द इंटेंशनल एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू अल्टर इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। डोपिंग को हम ऐड इसलिए करते हैं जिससे कि वो सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर दे, या फिर सिंपल वर्ड में बोलूं तो कंडक्टिविटी हाई कर देती है। डोपिंग इज नीडेड इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड क्रिएट द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और साथ ही साथ आप टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी डिजाइन करते हैं कि पी टाइप चाहिए आपको या एन टाइप चाहिए, वो डोपिंग की हेल्प से ही आप करते हैं। जैसा मैंने अभी पीछे कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया कि जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज आप ऐड करेंगे तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाएगा, और वही आपकी डोपिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ करना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस कंडीशन। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और आइडियल की बात करें हम तो ये मतलब सिंपल आपकी वेव फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं। ये तो पैरामीटर्स यहां पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, पैरामीटर तो पूछ सकता है। केवल और केवल ड्रॉ जो कराता है आइडियल वीआई कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये तो मैंने एक ही मेंशन यहां पर किया हुआ है क्योंकि फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए स्पेस ना मिलता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा ईयर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। कहीं पर 1-2 बार आपको जो 2-3 बार रिपीटेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात आपको बताई थी तो वहां पर भी मैंने इसको इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए अगर वो बोल रहा है तो सिंपल ये ड्रॉ करेंगे, केवल 2 मार्क्स में कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। आप क्या करेंगे, सिंपल यहां पर एक वी ले लेंगे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और करंट ले लेंगे आप वर्टिकली प्लेन पर। तो आप जैसे ही वोल्टेज देंगे, मतलब बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो आइडियल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और रिवर्स बायसिंग में करेंगे तो करंट आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाइए, करंट 0 ही रहेगा। यही आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल डायोड का। ठीक है, दैट मीन्स ये 0 फॉरवर्ड है और 0 रिवर्स कंडीशन देता है, मतलब 0 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को शो करता है और यहां पर करंट को 0 शो करता है रिवर्स बायसिंग में। यही आपका आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, अगर वो पूछ लेता है आइडियल डायोड के प्रैक्टिकल डायोड के साथ। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया 0 ओम है, यहाँ पर कुछ ओम्स मिलती है, वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इनफाइनाइट होता है, रिवर्स इनफाइनाइट है तभी तो आपको करंट 0 मिल रहा है ना। और यहाँ पर फ्यू हंड्रेड्स किलो ओम होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो अगर मैं सिंपल इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं आपकी, ये आप मान लीजिए जर्मेनियम की है और फिर हम ये आगे मान लेते हैं ये सिलिकॉन की है, और ऐसे ही आपकी यहाँ पर ये रिवर्स बायसिंग में है। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, इसी वजह से ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ओम्स है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल पर। अगर ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है ना, तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम है, इसके लिए ज़्यादा है, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर फ्यू हंड्रेड्स किलो ओम में है, इस वजह से आपको यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में करंट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। वहीं पर कट इन वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर आपका रहता है 0 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जैसे ही आपने सप्लाई दी तुरंत ऑन हो गया। यहाँ पर सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3।
आप यहाँ पर देख रहे होंगे 0.6 है, 0.2 है, तो ये वेरिएशन रहता है। अगर एग्जैक्टली हम बात करें, बहुत सारी बुक्स में जो फाइनली दिया हुआ है 0.7 और 0.3 ही आपका दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कुछ नैनो एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर में आपको देखने को मिलती है। नैनो एम्पियर में आपका सिलिकॉन डायोड के लिए और माइक्रो एम्पियर में आपका जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट देखने को मिलता है, यानी कि जो रिवर्स में करंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं पर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये ओपन और क्लोज सर्किट की तरह काम करता है। अगर आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है तो क्लोज सर्किट की तरह डायरेक्टली काम करेगा, और अगर ये रिवर्स में है तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। वहीं पर प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो यहाँ पर ये जो डायोड है किस टाइप का है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर ये सिलिकॉन है तो 7 हो जाएगा, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और पैरामीटर कंपैरिजन बिटवीन द आइडियल डायोड एंड द प्रैक्टिकल डायोड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको करके जानी ही जानी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर पर? तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम ये देखते हैं। AKTU के 2015-16 के सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बाय इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और उसकी डेंसिटी को इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर, और उससे आपकी कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है। एज टेम्परेचर राइजेस कंडक्टिविटी टिपिकली इंक्रीज ड्यू टू द मोर थर्मल जनरेटेड चार्जेस कैरियर्स, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुए, तो उससे कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एनहेंसिंग देयर मोबिलिटी एंड फैसिलिटिंग कंडक्शन थ्रू द मटेरियल। ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इनफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डायोड। डायोड का पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का? अभी हमने किस चीज पर बात की थी कि आपके सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। अब चूंकि सेमीकंडक्टर्स का ही डायोड बना हुआ है तो आपको ऑब्वियसली बात है, अब क्लियर हो गया होगा क्रिस्टली कि आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का डायोड। 2021-22 के सेमेस्टर सेकंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डायोड परफॉर्मेंसेस कैन चेंज, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। हॉट टेम्परेचर में लीड टू मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बीइंग जनरेटेड कॉजिंग द डायोड टू कंडक्ट मोर, मतलब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि डायोड की बात हो रही है, डायोड आपका P-N दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की बात बोली गई है ना। कोल्ड टेम्परेचर कैन रिड्यूस द कंडक्टिविटी, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो रिड्यूस कर देगा उसकी कंडक्टिविटी को। एक्सट्रीम टेम्परेचर में हार्म द डायोड, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो आपके डायोड को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक्सप्लेनेशन, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डिस्टिंक्स यानी डिफरेंस बिटवीन द एवलांचे एंड द जीनर ब्रेकडाउन। ये 2016-17 में पूछा गया। फिर उसी से रिलेटेड दूसरी लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट कीजिए एवलांचे एंड जीनर डायोड, जीनर ब्रेकडाउन को 21-22 के सेमेस्टर फर्स्ट में और 21-22 के सेमेस्टर फर्स्ट में। अब ये आप सोच रहे होंगे, सॉरी ये 20-21 है, मैंने 21-22 बोल दिया है ना। तो ये आपका पूछा जा चुका है दोनों ईयर्स में कंटिन्यू, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। तो एवलांचे ब्रेकडाउन अकर होता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपका एवलांचे ब्रेकडाउन इंट्रोड्यूस होता है या अकर होता है, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन कोलिजन एंड द मल्टीप्लिकेशन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन और मल्टीप्लिकेशन वहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर वाइल जीनर ब्रेकडाउन रिजल्ट्स फ्रॉम द क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। वहीं पर जीनर ब्रेकडाउन जो होता है बच्चों, वो कब होता है, जब क्वांटम टनलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, बोथ कॉजिंग वोल्टेज रेगुलेशन इन द डायोड। जो दोनों सिचुएशंस हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन प्रोड्यूस करती हैं डायोड के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए
ये यहाँ पर इसका वेव फॉर्म बना हुआ है, ये भी आप उन दोनों एक्सप्रेशन के साथ ये वेव फॉर्म भी आप बनाकर दिखाएंगे, जहाँ पर आप यहाँ जीनर ब्रेकडाउन देख रहे होंगे, यहाँ पर एवलांचे ब्रेकडाउन देख रहे होंगे, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में आपका मिलते हैं ये दोनों ब्रेकडाउन, आप रिवर्स बायसिंग में इसको दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। वोल्टेज रेगुलेशन की बात इसलिए कही गई है क्योंकि आपकी करंट फिर बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वोल्टेज वहाँ पर रेगुलेट हो गया है, वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट हो गया है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन द डिप्लीशन लेयर इन द डायोड। डिप्लीशन लेयर क्या होती है डायोड में, वो एक्सप्लेन कीजिए। डिफाइन द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन द डायोड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। आपको पता है एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। जब आप दोनों को यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो उनके बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बन जाती है, और ये अंबुजा सीमेंट की दीवार आपको ब्रेक करनी होती है, तभी आपका डायोड क्या होता है, कंडक्ट करता है। लेकिन जब आपने इसको फैब्रिकेट किया, आपने इसमें डोपिंग की, आपने एक तरफ पी और एक तरफ एन को क्रिएट किया, तो उस सिचुएशन में, उस समय पर, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर हैं, यहाँ पर होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर हैं, तो वो यहाँ से थोड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर यहाँ पर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, है ना। डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से आपका एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर, और इसी तरीके से आपकी डिप्लीशन लेयर बनती है। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विद पॉजिटिवली चार्ज होल्स एंड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विद नेगेटिवली चार्ज electrons are formed by adding trivalent and pentavalent impurities in a piece of semiconductor material. Some electrons and holes move across the junction. By the diffusion process, this momentum forms a depletion layer and immobile charge regions near the junction created a barrier to further charge flow. तो वो क्या करते हैं, एक इमोबिल आयंस की लेयर को क्रिएट कर देते हैं अक्रॉस द जंक्शन, जिससे क्या होगा, फिर जो डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन, और वही डिप्लीशन लेयर कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप बनाकर भी दिखाएंगे, दिस इज द डिप्लीशन लेयर। ठीक, इनफ है 2 मार्क्स के लिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड की मदद से आप क्लासिफाई कीजिए किसको, मटेरियल्स को। तो केवल और केवल यहाँ पर आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरा कि इसमें कितना गैप होता है, इसमें इतना गैप होता है, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन, नहीं। केवल और केवल आप डायग्राम बनाएंगे, और वहाँ पर जितना गैप जिसके अंदर है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली ये आपका होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बैलेंस बैंड सबसे लोअर एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल है, फिर उनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देते हैं, क्योंकि कंडक्शन कराने के लिए आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना होता है। तो अब इसी के बेसिस पर आपके 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट वन इज द मेटल, सेकंड वन इज द सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड वन इज द इंसुलेटर। मेटल में क्या होता है कि ये जो आपका कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड के साथ क्या होता है, ओवरलैप होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रीजन है ये ओवरलैप्ड है, क्योंकि ये आपका ऊपर कंडक्शन बैंड ये हो गया, नीचे का बैलेंस बैंड ये हो गया, तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ ये रीजन ओवरलैप है। ठीक है, वहीं पर सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है ये स्मॉल होता है, वहीं पर इंसुलेटर में ये गैप जो है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन नॉट अचीव द फॉरबिडन एनर्जी गैप ब्रेक करने के लिए कि कितनी आपको वोल्टेज या सप्लाई आपको वहाँ पर देनी है, आप उसको गैप को ब्रेक नहीं कर पाते, तो आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे मूव नहीं कर पाता है। इसी वजह से इंसुलेटर में आपका फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लासिफाई कर देंगे अपनी मटेरियल्स को सिंपल डायग्राम की मदद से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों हम ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। 2 रीजन आपको यहाँ पर बताने हैं।
पहला रीजन क्या है, सिंप्लिसिटी का है। दूसरा रीजन क्या है, एफिशिएंसी का है। सिंप्लिसिटी मतलब इट डज नॉट रिक्वायर ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर सिंप्लीफाइंग द सर्किट डिजाइन। मतलब यहां पर आपको सेंटर टैप्ड जो रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है वो नीड नहीं होती है। इससे आपका जो सर्किट है वो सिंप्लिसिटी उसमें देखने को मिलती है। दूसरा एफिशिएंसी जो है, इट यूटिलाइज बोथ हाल्व्स ऑफ द इनपुट एसी वेवफॉर्म। मतलब ये कंप्लीटली जो दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल्स होती हैं उनको एक्यूरेटली क्या करता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है टू प्रोवाइड द हायर एफिशिएंसी इन कन्वर्टिंग द एसी टू डीसी। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर हाई रहती है। और आप इसको बोल सकते हैं लो कॉस्ट की वजह से भी हम इसको प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसमें आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती है। चूंकि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है, इससे आपके सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आप ब्रिज टाइप सेमीकंडक्टर या ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं कंपेयर टू द सेंटर टेप। तो ये रीजन भी आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। जितने आपसे पूछा गया है रीजन उतने ही आप यहां पर बताएंगे। ठीक है, वहीं पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव एज वेल एज फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर? तो सबसे पहले आप रिपल फैक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे केवल कि हाफ वेव के लिए क्या होती है और फुल वेव के लिए क्या होती है वैल्यू। तो अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर quantifies the amount of AC ripple present in the output of a rectifier circuit। मतलब रिपल फैक्टर ये बताता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी है AC की जब आपने रेक्टिफाई करके आउटपुट लिया है। आपने देखा ना, जब हम रेक्टिफायर करते हैं तो रेक्टिफायर के आगे हम फिल्टर लगाते हैं फिर बाद में। तो अगर आप फिल्टर नहीं लगा रहे तो उसकी जो आउटपुट आपको मिली रेक्टिफायर की उसमें कितना आपको एसी का कंपोनेंट मिला, दिस इज कॉल्ड द रिपल फैक्टर। ठीक है, फॉर द हाफ वेव जो वैल्यू होती है रिपल फैक्टर की वो अप्रोक्सीमेटली 1.21 होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये 0.482 आपको मिलती है। चाहे आप सेंटर टेप की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लीजिए। लोअर वैल्यू इंडिकेट द स्मूथर डीसी आउटपुट। मतलब जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी ये उतना ज्यादा स्मूथ डीसी आउटपुट आपको मिलेगी, मतलब उतना ज्यादा एक्यूरेटली आपका रेक्टिफायर रेक्टिफाई कर पाया है एसी टू डीसी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी। एलईडी के प्रिंसिपल ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 17-18 में पूछा गया है, 16-17 में पूछा गया है, 16-17 के पहले सेमेस्टर में भी पूछा जा चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल क्या है एलईडी का। तो एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। Applying forward bias cause the electrons to move across the junction, releasing energy in the form of the photons, producing light proportional to the current flow। ये आपका वर्किंग हो गया, ऑपरेशन हो गया एलईडी का। और जनरली आप बात करें प्रिंसिपल की तो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन पे ही काम करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, आपको डिटेल में जब आप वीडियो देखेंगे एलईडी की तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से आपको बताया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देख लें यहाँ पर। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आपका इतना ही इनफ है, आगे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको नीड नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाई बीजेटी इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं? द आउटपुट करंट इज डिपेंड ऑन द इनपुट करंट। क्योंकि जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट पर डिपेंड करती है, और कलेक्टर करंट इज कंट्रोल बाय द बेस करंट। और यहां पर जो कलेक्टर करंट है दैट मीन्स इनपुट करंट जो है वो भी कंट्रोल किससे हो रही है? बेस करंट से। मीन्स दैट मॉड्यूलेटिंग बेस करंट इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांजिस्टर कंडक्टिविटी दैट अफेक्टिंग द कलेक्टर करंट मेकिंग इट इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द बेस करंट। तो
आप यहाँ पर क्या सिनेरियो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट करंट की मदद से मिल रहा है और वो इनपुट करंट भी करंट से ही कंट्रोल हो रही है, सो दैट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड द करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं जो आउटपुट है वो किससे कंट्रोल हो रही है, करंट की हेल्प से कंट्रोल की जा रही है, तो इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस आप बोलते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फॉर द बीजीटी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। मतलब जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कॉमन बेस्ड, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, तो वहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो जो अल्फा बीटा है उसमें रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि एकेटिव, इसी वजह से आगे भी मुझे शिफ्ट करना पड़ा। ये 2017-18 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया, 16-17 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया, फिर 16-17 के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया है, और अभी हाल फिलहाल में जो करंट में आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें भी किसी क्वेश्चन में मुझे ध्यान है कि पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपका ये रिलेशन मैंने कराया हुआ है। कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के जो पैरामीटर्स हैं उनमें ये रिलेशन आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अल्फा डी सी जो होता है वो आई सी अपॉन आई ई रहता है, वहीं पर बीटा डी सी जो होता है वो आई सी अपॉन आई बी होता है। चूंकि हमें पता है कि जो एमिटर करंट होती है वो इक्वल टू होती है आई बी और आई सी की, मतलब एमिटर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम की। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ आईसी से डिवाइड कर देना है, और जैसे ही आपने आईसी से डिवाइड किया तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आई ई अपॉन आई सी बना। हमारे पास है आई सी अपॉन आई, तो अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ तो आई ई अपॉन आई सी हमें मिल जाएगा, तो दैट मीन्स ये मिल गया 1 अपॉन अल्फा डी सी। तो हम इसकी जगह पर 1 अपॉन अल्फा डी सी रख देंगे, ऐसे ही हम इसकी जगह पर 1 अपॉन बीटा डी सी रख देंगे। यहाँ से आप अल्फा डी सी या बीटा डी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द थिकनेस ऑफ द बेस इज टिपिकली स्मॉलर देन द एमिटर एंड द कलेक्टर। व्हाई, क्यों लेते हैं? देखिए, जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई सा भी ट्रांजिस्टर आप डिजाइन करें, इस स्टेटमेंट को हमेशा आपको याद रखना है बनाते समय अपने डायग्राम को। अगर आपने इस डायग्राम को बनाते समय इस पैरामीटर का ध्यान नहीं रखा तो एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखते ही समझ जाएगा कि आपको ट्रांजिस्टर का टी भी नहीं पता है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो बेस की थिकनेस है वो एमिटर और कलेक्टर से कम ही रखी जाती है, और आपका जो एमिटर है उसकी थिकनेस कलेक्टर से कम रखी जाती है। इस तरीके का यहाँ पर सेटअप रहता है। तो जब भी आप डिज़ाइन करें तो इसी रेशो में आपको डिज़ाइन करके दिखाना है अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस बात को आप ज़रूर ध्यान देंगे। मैं बार बार इसी चीज़ को आपसे कह रहा हूँ क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम बहुत वैल्यू रखता है। ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो द बेस इज ए बीजीटी इज थिनर देन द एमिटर एंड द कलेक्टर टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ऑफ फोर माइनॉरिटी कैरियर्स टू क्रॉस, एनहेंसिंग द ट्रांजिस्टर एफिशिएंसी। मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको रिकॉम्बिनेशन जो होता है उनका वो बेस में कम हो, इस वजह से स्पेस कम रखा जाता है जिससे कि ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दिस इनेबल्स फास्टर ट्रांजिस्ट टाइम, जिससे कि फास्टर हो जाता है ट्रांजिशन टाइम, एंड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूविंग द डिवाइस परफॉर्मेंस। और जो रिकॉम्बिनेशन का मतलब एरिया है, रीजन है जो रिकॉम्बिनेशन को मिल रहा है बेस में, वो स्मॉलर मिलता है, जिस वजह से डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए हम बेस को स्मॉल रखते हैं कंपेयर टू द एमिटर एंड द कलेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ऐसे ही एक सिनेरियो इसका डोपिंग को लेकर होता है, उस पर भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, या फिर उसको भी ध्यान में रखते हुए वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन द एफईटी एंड द बीजीटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? कंट्रोल करंट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेमीकंडक्टर चैनल, व्हाइल जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? रेगुलेट द करंट थ्रू द करंट कंट्रोल बेस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एफईटी है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट
आउटपुट आपका कंट्रोल किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है उससे किया जा रहा है, तो ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गई। जबकि बीजेटी जो है उसमें जो आउटपुट है वो रेगुलेट हो रही है उसकी आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द करंट, तो इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोल दिया जाता है। एफईटी हैव हायर इनपुट इंपिडेंस एंड कंज्यूम द लेस पावर। एफईटी के अंदर जो है वो हाई इनपुट इंपिडेंस होता है जिससे कि ये लो पावर को कंज्यूम करता है, जबकि बीजेटी जो है वो ऑफर करता है हायर ट्रांस कंडक्टेंस एंड द लोअर नॉइज। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द एफईटी एंड द बीजेटी। ठीक, वहीं पर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द बीजेटी एंड द जेएफईटी। देखिए ये जो यूनिट है इसमें डिफरेंसेस इतने सारे हैं, वो डिफरेंसेस आपको करके ही जाने हैं। आपके 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पूछ लिया गया बीजेटी और जेएफईटी में। दूसरी तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीजेटी एंड जेएफईटी, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो अब बीजेटी और जेएफईटी में बताना है। तो चूंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही जेएफईटी है तो एक तो यही हो जाएगा कि ये वोल्टेज कंट्रोल है, ये करंट कंट्रोल है ना। तो बीजेटी एंड जेएफईटी डिफर इन देयर ट्रांजिस्टर टाइप। बीजेटी यूजेस बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इसको आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जबकि कंट्रोल्ड बाय द करंट, और ये कंट्रोल होता है करंट से, है ना। जबकि जेएफईटी जो है वो यूज करता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन या होल्स, और यहां पर ये कंट्रोल होता है बाय द वोल्टेज। तो देखिए जेएफईटी पूछ ले या एफईटी पूछ ले, डिफरेंस सिंपल इज दैट यही है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट है वो केवल और केवल कंट्रोल होगी ड्यू टू द वोल्टेज, इसलिए आप इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, चाहे इसका टाइप हो कोई भी, जेएफईटी पूछ ले या मोसफेट पूछ ले, है ना। इस तरीके से फैट वाली जो एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाली डिवाइस जो है, वहीं पर बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो है वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो, यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो केवल और कोई केवल इलेक्ट्रॉन या फिर होल की मदद से होगा। यहाँ पर दोनों की मदद से होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से। तो दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंस कॉमन हो गए, किसी भी तरीके से कंपेयर करा ले बीजेटी का एफईटी या उसके टाइप से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन द डिप्लीशन टाइप एंड द एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट। जिसने ये समझ लिया डिफरेंस, उसके लिए वर्किंग जो है एनहेंसमेंट या डिप्लीशन टाइप की एक की याद कर लीजिए, मास्टर वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, कोई सा भी पूछ ले वही लिखनी है। बस डिफरेंस क्या है, वो कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, और वो क्या है, डिप्लीशन टाइप मोसफेट हैव ए कंडक्टिंग चैनल विद जीरो गेट वोल्टेज इज अप्लाई। जब आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिप्लीशन टाइप मोसफेट, तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि उसमें ऑलरेडी चैनल बना होता है पहले से ही, वहां पर आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करके चैनल नहीं बनाना पड़ता है। जबकि एनहेंसमेंट टाइप में आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करके चैनल को क्रिएट करना होता है ना। तो व्हाइल द एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट हैव नो कंडक्टिंग चैनल विदाउट ए गेट वोल्टेज, जब तक आप गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल क्रिएट नहीं होगा, विच मस्ट बी अप्लाई टू क्रिएट वन। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है बिटवीन द डिप्लीशन टाइप एंड एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब हाउ एफईटी कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। कैसे आप एफईटी को वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज करते हैं वो डिस्क्राइब कराया गया है। फिर एक्सप्लेन एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यहां पर आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं इसके आंसर की। तो ए एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन फंक्शन एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर्स बाय एडजस्टिंग इट्स गेट सोर्स वोल्टेज। मतलब जब आप गेट सोर्स वोल्टेज को वेरी कराते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वहां पर आपकी जो आउटपुट है वो वेरी करती है ना। एज द वोल्टेज वेरीज द चैनल कंडक्टिविटी चेंजेस अल्टरनेटिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स टर्मिनल। तो जैसे ही आप इस वोल्टेज को वेरी कराते हैं तो चैनल की कंडक्टिविटी जो है वो चेंज होती है। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स वो क्या होती है, अल्टरनेट होती है, चेंज होती है। अलाउइंग द प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, जो अलाउ करती है सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में। रेजिस्टेंस कंट्रोल, कंडक्टिविटी कंट्रोल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यही है, इसी वजह से हम इसको एफईटी को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द ओमिक रीजन इन द एफईटी। एफईटी में ओमिक रीजन क्या है वो यहां पर पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ओमिक रीजन क्या है? द ओमिक रीजन इन द एफईटी रेफर्स टू द ऑपरेशनल रेंज वेयर द डिवाइस बिहेव लाइक ए लीनियर रजिस्टर। ओमिक रीजन एफईटी में वो एक रीजन है जिसमें आपकी जो डिवाइस है वो एक लीनियर रजिस्टर की तरह काम करती है। हेयर द ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड द करंट रिलेशनशिप फॉलोज ओम्स लॉ, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पर जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है और करंट है उसके बीच में जो रिलेशन है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए इसको ओमिक रीजन बोला गया है। अगर आप वेवफॉर्म देखें यहाँ पर तो ये जो रीजन है, ये जो लाइन है, ये आपको ओमिक रीजन को शो कर रही है। इसका मतलब क्या है? बी आई, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर, इस लॉ को ये फॉलो कर रही है। जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज कर रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये ओमिक रीजन हो गया जीएफईटी में, सॉरी एफईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर एफईटी कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस? एफईटी को क्यों यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं? मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि एफईटी जो है उसमें जो आपका कंडक्शन होगा करंट का वो या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या होल से होगा, तो इसी वजह से इसको यूनिपोलर डिवाइस बोल दिया जाता है। तो एफईटीज आर कॉल्ड द यूनिपोलर डिवाइसेस बिकॉज दे primarily conduct the current using only one type of the charge carriers, either the electron or the holes, unlike bipolar junction transistor जैसे कि BJT है which use both electrons and holes for the कंडक्शन। तभी आपने देखा होगा एफईटी जो होते हैं वो एन चैनल आपने पढ़े होंगे या पी चैनल पढ़े होंगे, है ना? वो इसी वजह से कि एन चैनल यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर होल्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। जबकि आपने ट्रांजिस्टर जो पढ़ा है बीजेटी वो एनपीएन है या पीएनपी है, क्योंकि इसमें दोनों ही आ रहे हैं, पीबी और एनबी, इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से यहां पर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रांजिस कंडक्टेंस इन द एफईटी? ट्रांस कंडक्टेंस एफईटी में क्या होता है वो यहां पर पूछा गया है। ये 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में। वहीं पर डिफाइन करना है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जीएफईटी। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस जिसको हम जी स्मॉल एम से इंडिकेट कर देते हैं ऑफ ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द आउटपुट करंट, यानी कि चेंज इन द ड्रेन करंट, दैट्स द आईडी, वेरीज इन द रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज में हम चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना आउटपुट करंट में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका पूछा गया था 2 मार्क्स में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इफ अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर चेंजेस फ्रॉम 0.981 टू 0.987, अगर अल्फा की वैल्यू इससे इस वैल्यू में चेंज हो जाती है तो तब क्या परसेंटेज चेंज होगा बीटा की वैल्यू में? तो सिंपल इज दैट, आपका अभी मैंने एक रिलेशन भी कराया अल्फा और बीटा में, वहां पर आप अल्फा की वैल्यू रखिए, पहले ये वैल्यू रखेंगे फिर ये वाली वैल्यू रखेंगे, दोनों से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो कितने परसेंट का चेंज हुआ वैल्यू में वो वहां से निकल जाएगा। जैसा कि अभी यहां पर आप देख रहे होंगे अल्फा की इनिशियल वैल्यू आपकी ये है, फाइनल वैल्यू ये है, तो जब आप इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 54.05, वहीं पर फाइनल वैल्यू क्या आ गई 75.88। दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया अपॉन जो आप परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट चेंज हुआ है वो इस इनिशियल वैल्यू से निकालेंगे ना, फाइनल से नहीं, इनिशियल से कितने परसेंट चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स 40.34% आपकी वैल्यू चेंज हुई है बीटा की, जब अल्फा की वैल्यू यहां से यहां चेंज हुई। ऐसे ही वो बीटा की वैल्यू दे सकता है, अल्फा का परसेंटेज चेंज पूछ सकता है ना? तो क्वेश्चन आपका अलग फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है तो आई होप आप गलती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप देख रहे होंगे अब ओपैम्प वाले क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, तो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका दोनों यूनिट्स का क्विक रिवीजन भी हो गया होगा, कोई समस्या आपको मैं तो मानता हूं नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो डिफाइन ऑपैम्प
एंड ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम। अब 2 मार्क्स में आपको लिखना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे जो पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैं बार बार हर बार यही बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आप सेक्शन ए को लास्ट में अटेम्प्ट करें। जब आपके पास 40 से 30 मिनट एंड की रह जाती हैं तब आप इस सेक्शन को अटेम्प्ट करें। उससे होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में बेटा लिखने बैठते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो कोशिश करते हैं आप एक ही क्वेश्चन में डालने की सारी। तो उस सिचुएशन में सेक्शन ए लंबा हो जाता है, टाइम ज्यादा खिंच जाता है उसमें, है ना। तो उसी चीज को अवॉइड करते हो, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ओपैम्प के बारे में भी पूछ लिया और ब्लॉक डायग्राम, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम तो बना देंगे, फिर उसको एक्सप्लेन भी करने बैठ जाएंगे। भाई 2 नंबर का है, क्यों एक्सप्लेन करके टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर with 2 input terminals, 1 in output terminal, commonly used in the analog electronic circuit for the amplification and mathematical operation, जैसे summing, differentiation, कंपैरिजन, आपका इंटीग्रेटर, आपका डिफरेंशिएटर, है ना। इस तरीके से आपका यूज होता है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पर सिंपल बना देंगे, इनपुट स्टेज हो गई, इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, आपकी लेवल शिफ्टिंग स्टेज हो गई और आउटपुट स्टेज हो गई। 2 टर्मिनल हैं आपके, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल एक है आपका। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा, बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है और ये डायग्राम सिंपल बनाना है। डायग्राम को कुछ भी एक्सप्लेन आपको नहीं करना, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इनफ है। वहीं पर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिस्ट ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई हैं, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट के जाएंगे, ठीक है। क्या है, एन आइडियल ओपैम्प वुड एग्जिबिट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्या, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो और इनफाइनाइट स्लू रेट। मैक्सिमम वो आपसे 2 या 3 आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखवाता है, क्योंकि 2 मार्क्स का है। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज में 4 भी लिख देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको एक लाइन में ही लिखना है कि इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है वो इनफाइनाइट है और स्लू रेट भी इनफाइनाइट है, ठीक है। या फिर अगर आपको सिंबल्स इनके याद हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वो इनफाइनाइट है। स्लू रेट जो है वो भी इनफाइनाइट। बस इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीएमआर स्लू रेट को डिफाइन करा लिया है। एक साथ भी डिफाइन करा सकता है या केवल और केवल सीएमआर पूछ सकता है। 2 बार सीएमआर पूछा गया है, एक बार आपका दोनों को डिफाइन कराया है, तो स्लू रेट भी आपका सेपरेटली डिफाइन करा सकता है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, इज ए मेजर ऑफ एन एम्पलीफायर एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। मतलब ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक ऐसी क्या है, एबिलिटी है कि ये कितना रिजेक्ट कर पा रहा है कॉमन मोड सिग्नल को, वो बताता है। इट क्वांटिफाइज हाउ वेल द एम्पलीफायर रेस्पॉन्स टू द डिफरेंशियल सिग्नल व्हाइल इग्नोरिंग द कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल को इग्नोर कर रहा है ना। वहीं पर स्लू रेट क्या होता है, रेफर्स टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, टिपिकली एक्सप्रेस इन द वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड। यानी कि कितने वोल्ट का चेंज हो रहा है माइक्रो सेकेंड में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो आपका स्लू रेट बताता है, इंडिकेटिंग हाउ फास्ट द आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज इन रेस्पॉन्स टू ए स्टेप इनपुट सिग्नल। यानी कि कितना फास्ट आउटपुट चेंज हो रहा है, वो आपका ये जो चेंज इन वोल्टेज का रेस्पॉन्स है वो आपका स्लू रेट बताता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशंस हो गई स्लू रेट और CMRR की। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें इवैल्यूएट करना है इस कोड को जो कि 9 बेस का है, कन्वर्ट करना है 5 बेस पे। तो हमने ये तो कोई भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है नंबर कन्वर्जन की वन शूट वीडियो में कि जब आप किसी एक ऐसे बेस से दूसरे बेस में जाते हैं जो हमें नहीं पता है
कि डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, इनसे चारों से अलग है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक रास्ता आपको मैंने बताया था कि पहले उस पर्टिकुलर बेस से आप जाएंगे डेसिमल में और फिर डेसिमल से आप कन्वर्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर बेस में जिसमें आउटपुट पूछी है। तो सबसे पहले आप इसको 6379 जो बेस है इसको कन्वर्ट करेंगे आप पहले डेसिमल में। आपने कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए हर एक डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस बेस से जो बेस दिया हुआ है, और फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आप पावर लगाते चलेंगे 0 1 2। फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द 520 बेस 10। अब जब बेस 10 आ गया तो बेस 10 से किसी पर्टिकुलर बेस में जाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इसको डिवाइड करते चले जाइए जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 1 5 0, 5 4 20, रिमाइंडर आप इधर लिखते रहें। फिर आप यहाँ पे इस पर डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और ये 0 और रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 से 5 4 20, फिर ये आपका आ जाएगा। फिर 5 से आप 0 टाइम्स यानी कि 4 यहाँ पर आपका बचेगा और आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, देन यू गेट द 520 बेस 10 जो है वो कन्वर्जन हो गया 4040 बेस 5 में। तो आपका जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर आ गया 637 जो कि 9 बेस में आपको दिया हुआ था, वो कन्वर्ट हो गया 4040 बेस 5 में। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम द 9 बेस टू द 5 बेस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, फाइंड करना है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। एक पर्टिकुलर नंबर आपको बाइनरी में दे दिया जाएगा। तो आपका सिंपल इज दैट जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आप इन्वर्ट कर देंगे यानी कि फ्लिप कर देंगे 0 को 1 से और 1 को 0 से, वाइस वर्सा। तो जब आप इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, ये तो आपने इस 1 का कर दिया 0, फिर इस 1 का कर दिया 0, फिर आप इस 0 का 1 कर देते हैं, फिर इस 1 का आप 0 कर देते हैं, फिर इन दोनों 0 का 1 कर देते हैं यहाँ पर और इस 1 का फिर 0 कर देते हैं। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इस वंस कॉम्प्लीमेंट की जो सबसे लास्ट की राइट हैंड की डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आपने इसमें 1 ऐड किया देन यू गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट। बस सिंपल इज दैट, एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्जन हो गया, एक का टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर आप वंस निकालते हैं तो एक नंबर मिल जाएगा, टूज तक निकालते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं और इनको यूनिवर्सल क्यों बोला गया है, ये उसने पूछा है। तो यूनिवर्सल गेट्स जैसे कि नैंड और नॉर कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट एनी अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट। कोई सा भी टाइप का लॉजिक गेट आप इनकी हेल्प से बना सकते हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आप एंड गेट बनाइए और आपको केवल और केवल नॉर गेट थमा दिए जाएं तो आप एंड गेट बना सकते हैं, या नैंड गेट दे दिया गया आप उससे एंड गेट बना सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल बिकॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेट कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द एंड और नॉट गेट्स मेकिंग दैम वर्सेटाइल्स इन द डिजिटल सर्किट डिजाइन, जो इसको एक बहुत ही ब्रॉड बनाता है डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग में, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आप कन्वर्ट करेंगे बेस 2 को 16 में। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना होता है। आप पॉइंट पर पेन रखिए, पॉइंट से आप इधर जाएंगे राइट से लेफ्ट, पॉइंट में राइट से लेफ्ट, तो आप इधर पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे 4 4 का। ठीक है, 4 4 का पेयर। अगर कम पड़ता है तो आप इधर नंबर बढ़ा लेंगे। ऐसे ही जब पॉइंट से आप राइट साइड जाएंगे तो आप राइट साइड 4 का पेयर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे आप नंबर्स में। जैसे पहला पेयर बना यहां पर, इधर अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर 1 0 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। यहां पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, ये 4 का पेयर हो गया बेटा, फिर ये 4 का पेयर हो गया। हाँ, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो पहला पेयर आपका जो बना है वो बना है 0 0 1 0, फिर आपका पेयर बना है 1 0 1 1, फिर आपका पेयर बना है 0 1 0 0, है ना। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 2 4 8, 8 2 10, ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 4, ये 4 हो जाएगा, और 11 को आप लिखते हैं B, तो ये हो जाएगा 2B4। ये तो हो गया पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, और जब आप इसको पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखेंगे तो ये हो गया 1 1
0 0, तो ये 1 2 4 8, ये हो गया 12 को लिखते हैं आप C, तो ये हो गया 2B4C, बेस आपका ये 16 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। ये मैंने यहाँ पर सही करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, दीज आर द इनकरेक्ट। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? और आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि इसमें आपको पेयरिंग कैसे करनी है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट के कुछ पेपर्स में पूछा गया है और संभावना है कि इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। डिटरमाइन कराएगा बेस ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक नंबर दे दिया किसी बेस के साथ, फिर आपका वो जो दूसरा है वो नंबर दिया हुआ है लेकिन उसमें उसने x दिया हुआ है। इस बेस को पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा अगर हम इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं इस नंबर में, तो यहाँ पर क्या बेस आएगा जो इसको इंडिकेट कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का, ये दूसरा है। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों तो एक साथ नहीं पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक मैंने यहाँ पर करके दिखाया, एक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 4 5 10 5 3 1, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आप इस 10 बेस को, इसको x ही मानेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसको 10 बेस में ही। तो आपने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई की x से, 3 की मल्टीप्लाई x से, 1 की मल्टीप्लाई x से, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपने पावर लगाई 0 1 और 2, है ना। जब आपने इसको सॉल्व किया और दोनों को इक्वेट किया, देन यू गेट ए इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन मिल गई है, बस आप इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, जैसे आप नॉर्मली 10th और 12th में इक्वेशन को सॉल्व करते थे पर्टिकुलर 2 की पावर की इक्वेशंस को। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इस 1 को आप या फिर इसको इधर लेकर आए, देन यू गेट द 5x² + 3x - 344 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो डायरेक्टली तो इसके फैक्टर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर श्रीधराचार्य का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। दो वैल्यूज आपके पास आएंगी 8 और -8.6। तो यानी कि माइनस वाली वैल्यू तो आप नहीं लेंगे क्योंकि बेस माइनस में तो हो नहीं सकता है। माइनस यानी कि निगेटिव वाले सॉल्यूशन को आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो यानी कि ये जो x है ये 8 बेस के साथ है। तो अगर आप इसको अब लिखें 3 4 5, इसका बेस है 10 इक्वल्स टू 5 3 1, इसका बेस है 8। तो ये आपका सही ये है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, इस नंबर को कन्वर्ट करें 8 से डिवाइड करके कि क्या आपको यही मिल रहा है, डिवाइड करके। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब आप अब 8 से 10 बेस में जा सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझें, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपना आंसर कि ये आपका है और आपको इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो क्या आएगा, तो आपका 3 4 5 आना चाहिए। तो ये आप क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ द 2 इनपुट XOR गेट्स एंड द 2 इनपुट XNOR गेट। इनकी ट्रूथ टेबल आपको बनानी है। तो XOR 2 इनपुट XOR गेट की ट्रूथ टेबल आपकी ये हो जाएगी, 2 इनपुट XNOR गेट की ट्रूथ टेबल आपकी ये हो जाएगी। सिंबल आपको पता ही है, ये हो जाएंगे दोनों के सिंबल्स। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए आगे बात करते हैं। एनलिस्ट द मेरिट्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं वो यहाँ पर पूछी गई हैं। तो मैंने बहुत सारी लिख दी हैं, आपसे 2 या 3 वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है। जैसे ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड कराता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वर्सेलिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, रैपिड डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्केबिलिटी होती है, लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है। तो ये सारी मेरिट्स हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो आपसे जितनी पूछी जाए आप उतनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट करना है 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। ये मैंने अभी पहले क्वेश्चन आपको कराया है, आप इसको अपने आप से सेल्फ करके देखेंगे। वैसे मैंने सॉल्यूशन तो दिया है लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप वीडियो को पॉज करें, इस नंबर को नोट करें और कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, फिर आप आंसर को चेक कर लेंगे जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड द वाईफाई टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है बेसिक, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर द डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। जो आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं डेटा, वो एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट कराते हैं। आइडियल फॉर द पेरीफेरल लाइक्स द
हेडफोन्स, है ना। वहीं पर वाईफाई क्या है, प्रोवाइड कराता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू द ब्लूटूथ। अगर देखें तो वाईफाई की जो रेंज है वो ज़्यादा होती है, इनेबलिंग द नेटवर्क एक्सेस फॉर द डिवाइस सच एज द लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स इन द होम और द पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। वहीं पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि एएम is a modulation technique in the communication system where the amplitude of the carrier wave is varied in proportional to the instantaneous amplitude of the modulating signal, typically an audio wave। मतलब कहने का ये है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन की टेक्निक है कम्युनिकेशन में जिसमें एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड वेरी करेगा कैरियर सिग्नल का, वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं जिससे कि आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। दिस प्रोसेस फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू द चेंजेस इन द सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है। और आप बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे तो आप एक वेवफॉर्म और डिजाइन करके मैसेज सिग्नल विद कैरियर सिग्नल और फिर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो भी यहाँ पर इस तरीके से मिलता है वो आप बनाकर बता सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी आप बना सकते हैं, तो आपको 2 मार्क्स में इतना इनफ है। वहीं पर आगे बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखने को बोला गया है। तो शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स टू ट्रांसफर या टू ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल्स फॉर द वेरियस पर्पजेस इंक्लूडिंग द टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड द इंटरनेट सर्विस। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट टाइप का सिस्टम है और वो ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल्स को फॉर द वेरियस पर्पज, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए या इंटरनेट सर्विसेज के लिए। आगे, दीज सैटेलाइट्स फैसिलिटेट्स द ग्लोबल कम्युनिकेशन बाय रियलिंग सिग्नल्स बिटवीन द ग्राउंड स्टेशंस, इनेबलिंग द वाइडर स्प्रेड कंडक्टिविटी एंड द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, है ना। तो ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में शॉर्ट नोट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस करना है बिटवीन द सीडीएमए एंड जीएसएम। तो सीडीएमए क्या है एंड जीएसएम क्या है, दोनों एक मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं। सीडीएमए यूज ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम फॉर द कम्युनिकेशन, यानी कि सीडीएमए में स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, असाइनिंग ए यूनिक कोड टू ईच यूजर, जिसमें आप असाइन करते हैं एक यूनिक कोड हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए। वहीं पर जीएसएम एम्प्लॉयज द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अलॉटिंग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू द यूजर। जो एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम करता है जीएसएम और अलॉट करता है एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पर्टिकुलर यूजर के लिए। सीडीएम में अलाउ द साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन व्हाइल द जीएसएम डिवाइड्स टाइम इनटू द स्लॉट्स। तो ये डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द जीएसएम एंड सीडीएम में। इससे ज़्यादा कुछ और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। वहीं पर आगे बात करते हैं, डिफाइन द रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया। आई होप ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कवर कर लिया है। तो रिपल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट की जो आउटपुट है उसमें कितने एसी के कंपोनेंट हैं वही रिपल फैक्टर होता है। जितना कम रिपल फैक्टर उतना ज़्यादा स्टेबल डीसी आउटपुट आपको मिला है। ठीक है, ये हम वैसे लास्ट में भी कर चुके हैं कवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन करना है बीटा की वैल्यू अगर आई दिया हुआ है 5 मिली एम्पेयर और आईसी दिया हुआ है 4.95 मिली एम्पेयर। चूंकि हमें पता है कि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आईसी अपॉन आई होता है। आई भी दिया हुआ है, आईसी भी दिया हुआ है। सबसे पहले काम आपका क्या है, आप यूनिट को चेक करेंगे, मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर बस, और आप वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, देन यू गेट द बीटा 0.99। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.99 वैल्यू आ गई आपकी बीटा की। तो इस तरीके से शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा गया है 2 मार्क्स में। इन पे मैंने आगे ईयर नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था पीपीटी तैयार करने में, इस वजह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स CMRR और पीक इनवर्स वोल्टेज। CMRR हम पीछे भी कवर कर चुके हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज देख लेते हैं क्या होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम
voltage across the diode और रेक्टिफायर ड्यूरिंग इट्स रिवर्स बायसिंग कंडीशन। यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड या रेक्टिफायर, कब? ड्यूरिंग द रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन के ड्यूरिंग। इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट वोल्टेज द डायोड मस्ट विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन। यानी कि वो एक हाईएस्ट वोल्टेज है जिस पर आपका डायोड काम करे और उस पर ब्रेक डाउन आपको ना मिले। दिस इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स सिचुएशन में है क्योंकि नाम ही आ रहा है ना पीक इनवर्स वोल्टेज, तो ये रिवर्स आप समझ के चलेंगे, यहाँ पर रिवर्स है ना, ये रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में। ठीक, वहीं पर व्हाट डू यू मीन बाय द क्लिपर? क्लिपर का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप? तो ए क्लिपर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट मॉडिफाई द शेप ऑफ द वेवफॉर्म बाय रिमूविंग और क्लिपिंग ए पोर्शन ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। क्लिपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मॉडिफाई करता है वेवफॉर्म, किसकी? वेवफॉर्म की शेप को मॉडिफाई कर देता है। या तो वो क्लिप कर देगा कोई एक पोर्शन को, या फिर पूरा ही पार्ट रिमूव कर देगा, जिसको आप पॉजिटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर या फिर पॉजिटिव निगेटिव क्लिपर बोल देते हैं, है ना। इट इज कॉमनली यूज टू लिमिट द मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। इसका यूज जो है वो कॉमनली हम यूज करते हैं लिमिट करने में मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड किसी पर्टिकुलर सिग्नल का, इफेक्टिवली शेपिंग और क्लिपिंग द वेव फॉर्म एट द स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल, एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पर। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे ना टाइप्स ऑफ क्लिपर, क्लिपर ये इस तरीके से दे देगा, या फिर दोनों को ही क्लिप करके दे देगा आपको इस तरीके से, या फिर पूरी एक ही क्लिप कर देगा, आपको ये ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्या करता है, वेव फॉर्म को शेपिंग कर देता है क्लिप करके या रिमूव करके किसी पोर्शन को। ठीक है, तो ये आपका क्लिपर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि रडार क्या होता है। व्हाट इज द रडार? राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस ऑफ द रडार। रडार क्या होता है, उसकी 2 एप्लीकेशंस आपको लिखनी है। 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है तो रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट और लोकेट एंड ट्रैक द ऑब्जेक्ट। मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस है जिसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है फॉर डिटेक्ट द, locate the and track the object. It operates by emitting the radio waves and analyzing the signal reflected off the object. और रेडियो वेव्स भेजते हैं, फिर उन ऑब्जेक्ट से टकरा के वो वापस आती हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कहाँ पर वो है, कैसे उसको वो मोमेंटम है उसके अंदर, है ना। जैसे एप्लीकेशन की हम 2 की बात करें तो एविएशन यहाँ पर करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में हम रडार का यूज करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस होगी, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं एविएशन, मतलब यहाँ पर ये है फॉर द जो एयरप्लेन आपके उड़ते हैं एयर में, है ना। नेविगेशन आपने सुना होगा ना, नेविगेशन जो नीचे चल रहे हैं, है ना, उनको नेविगेट किया जाता है। एविएशन मीन्स जो जैसे एयरप्लेन आपके हो गए, है ना, तो उनको अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द एविएशन, है ना। तो ये उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी रडार की। वहीं पर डिफाइन करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव इज लाइक ए मेजर ऑफ हाउ मच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंजिंग बेस्ड ऑन द ऑडियो सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए वो लाइक ए मेजर है, क्या, हाउ एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑडियो सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल, है ना। इट शोज द रेशो ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये एक रेशो है किसका, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम किसका, मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के साथ, दैट मीन्स AM/AC। ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। A higher modulation index means more variation in the carrier wave amplitude, allowing for the better representation of the original audio signal, original audio signal के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनर डायोड। जीनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कीजिए। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गई फॉर द PN डायोड।
का है वो बाद में यहाँ पर बात पता चलेगा कि ये 0.3 वोल्ट पर है या 0.7 वोल्ट पर है, फॉर द जर्मेनियम है या फॉर द सिलिकॉन है ना। यहाँ पर जीना डायोड की बात की गई है, तो ये रिवर्स बायसिंग की हमें वेवफॉर्म दिखानी है। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन इज नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन फॉर द जीना डायोड, ठीक है, यहाँ से जहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जीना डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये आप यहाँ पर डिजाइन कर देंगे। अगर ये वाला पोर्शन आप नहीं बनाएंगे देयर इज नो प्रॉब्लम। जीना डायोड क्योंकि आपका रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है, इसलिए आप रिवर्स बायसिंग की ही वेवफॉर्म दिखाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करनी है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इफ द मॉड्यूलेशन फैक्टर इज 0.5। हमें क्या करना है, हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है अगर मॉड्यूलेशन फैक्टर 0.5 है। तो हमें पता है म्यू ईटा, इसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी को, हाँ ईटा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, म्यू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पर, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट द ईटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख रहे होंगे फॉर्मूले में 1 प्लस है, तो आप इसको क्रॉस चेक करेंगे कि 1 है या 2 है, ठीक है। और जो भी क्रॉस चेक करके बताएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे कितने प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है, तो आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आप बताइए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड मीन्स दैट द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका बहुत ज्यादा यूज आप करते हैं जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वहां पर आप वर्चुअल ग्राउंड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब यही हो गया कि जो इन्वर्टिंग इनपुट है या इनपुट है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज के, तो वही आपका वर्चुअल ग्राउंड कहलाता है। दिस इज ट्रू बिकॉज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क टू कीप द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स इनपुट वेरी क्लोज टू द जीरो। ये इसलिए होता है क्योंकि वो वोल्टेज डिफरेंस जो है बिटवीन द इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो रहे, क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड। इट इज सिंप्लीफाई सर्किट एनालाइज एंड अलाउ फॉर द सर्टेन एजम्पशंस मेकिंग द ऑप एम्प सर्किट easier to understand and the design। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को इजीली अंडरस्टैंड और डिजाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अगर और अच्छे से थोड़ा सा बताना चाहते हैं तो थ्योरी आप यहां तक ही बताएं, और आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये आपका माना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहां पर जो आउटपुट है वी इन, और ये या फिर हम इसको बोल सकते हैं V1 इनपुट V2, तो V1 इक्वल्स टू V2 ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। आप इस तरीके से लिखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाई वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरी कैप, एक्सप्लेन हमें करना है। तो वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल होता है कैपेसिटर, है ना। ए वैरेक्टर डायोड इज कॉल्ड द वेरी कैप बिकॉज इट वर्क एज ए वेरिएबल कैपेसिटर। वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वर्क करता है एज ए वेरिएबल कैपेसिटर। द टर्म वेरी कैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस से ये ड्राइव हुआ है। द डायोड्स कैपेसिटेंस चेंज विद द अप्लाइड वोल्टेज allowing it to act like a variable capacitor in the electronic circuit, especially in the radio frequency applications for tuning and frequency modulation। मतलब स्पेशली आप इसका जो यूज करते हैं वो ऐसी जगह पर यूज करते हैं जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, जहां पर ट्यूनिंग की जाती है एंड फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेशन की नीड होती है। यू कैन यूज द वैरेक्टर डायोड बिकॉज इट प्रोवाइड द वेरिएबल कैपेसिटर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कि आप वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप क्यों बोलते हैं। आगे बात करते हैं, डिफाइन द पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर द जेएफईटी। जेएफईटी के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज को डिफाइन कराया गया है यहां पर। तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है जेएफईटी की, पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज द वोल्टेज
at which the flow of current between the source and the drain terminal becomes restricted or pinched off। मतलब कहने का यह है कि पिंच ऑफ वोल्टेज जेएफईटी में वो वोल्टेज होती है जो रेस्ट्रिक्ट कर देती है फ्लो ऑफ करंट को फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। इट it's the voltage that control the channel conduction in the JFET। ये वो वोल्टेज है जो कंट्रोल करती है कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ द JFET। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज के करीब जाएंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज के पास हम पहुंचेंगे, तो जो फ्लो ऑफ करंट है बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, पिंच्ड ऑफ हो जाएगा। तो इससे हम कंडक्टिविटी ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, एक्टिंग एज ए बैरियर टू फर्दर इंक्रीज इन द ड्रेन। तो वो एक्ट करता है एक तरीके से बैरियर की तरह, जिससे कि आप ड्रेन करंट को फर्दर इंक्रीज ना कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं यहां पर, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका इस तरीके से रहता है, चाहे आप एन चैनल ले लीजिए या पी चैनल, तो आपका कुछ इस तरीके से डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं तो एक सिचुएशन में ये डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरीके से बनती है, और यहाँ पर जो ये है सोर्स से ड्रेन वाला पोर्शन, यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट है ये क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। इसी को आप पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जिस सिचुएशन में आपकी ये जो डिप्लीशन लेयर है दोनों तरफ की, ये एक दूसरे से क्या हो जाए? टच हो जाती है। तो देयर इज नो स्पेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और करंट का फ्लो ड्रेन टू सोर्स वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। क्लियर? यही आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल पोर्शन है फॉर ए ट्रांजिस्टर, जिसमें आई दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, आईसी पूछा है, आई बी पूछा है। तो अल्फा का हमें पता है आई ई अपॉन आई सी होता है, यहाँ से आई ई गिवन है, अल्फा गिवन है, आई सी निकल जाएगा। तो आई सी आपके पास यहाँ से आ गया है। चूंकि हमें पता है कि आई ई इक्वल्स टू क्या होता है? आई सी प्लस आई बी होता है। आई ई हमें गिवन है, आई सी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से आई बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए, न्यूमेरिकल की वैल्यू लिखिए, उसको खुद सॉल्व करिए, फिर चेक कीजिए यहाँ पर, है ना, और क्या समस्या है उसको देखिए। देखिए इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो जो आपकी गलती हुई है वो डेफिनेटली आप एग्जाम में नहीं करके आएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो यही चीज होती है, इसी तरीके से रिवाइज करने से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन करना है वोल्टेज फॉलोवर सर्किट को यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप यहां पर देख रहे होंगे वोल्टेज फॉलोवर सर्किट में जैसे आपने इनपुट दिया है वही अगर आपको आउटपुट पर मिल जाता है तो वो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगा। तो ए वोल्टेज फॉलोवर ऑल्सो नोन एज द यूनिटी गेन एम्पलीफायर, आप इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, आप इसको बफर भी बोल सकते हैं। तो तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, वोल्टेज फॉलोवर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर या बफर। ठीक है, किसी से भी नाम से वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। इज ए सिंपल सर्किट implemented using an operational amplifier, its primary function is to produce an output voltage that closely follow the input voltage while providing a high input impedance and low output impedance। मतलब ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपका आउटपुट जो है वो कंप्लीटली आपके इनपुट को फॉलो करता है और साथ ही साथ आपको प्रोवाइड कराता है हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, है ना। और इसका सर्किट यहाँ पर ये बना हुआ है, गेन जो है वो 1 प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चूंकि आपका गेन जो होता है वो वी आउट अपॉन वी इन के रेशो में रहता है। ये वैल्यू अगर 1 है तो दैट मीन्स वी आउट इक्वल्स टू वी इन ही होगा, जो कि यानी कि आउटपुट फॉलो कर रहा है इनपुट को। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज फॉलोवर यूनिटी गेन एम्पलीफायर या बफर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल पोर्शन है कि 500 वॉट कैरियर पावर इज मॉड्यूलेटिंग टू द डेप्थ ऑफ 90%, कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटिंग बीम। हमें टोटल पावर कैलकुलेट करनी है मॉड्यूलेटिंग बीम में। जब ये सिचुएशन आपको गिवन है तो हमें पता है टोटल पावर क्या होती है, कैरियर पावर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये होता है यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी गिवन है वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको टोटल पावर यहाँ पर मिल जाएगी 702.5 वॉट्स। क्लियर हुआ?
इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल की 2 वीडियोस आपके पास हैं, एक वन शूट वीडियो है फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल और एक वन शूट वीडियो आपके पास है किसकी, फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनकी। ये 2 वीडियोस आप कर लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करके आएंगे एग्जाम में। बस इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20 नंबर का आपका पूरे पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो मिल ही जाएगा। चाहे 2 मार्क्स में बात कर लेना, सेक्शन बी में बात कर लेना या सेक्शन सी में बात कर लेना, ये डेफिनेटली बात है 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इन 2 यूनिट्स 2 वीडियोस को ही करने से अगर आपके ये मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियो को जरूर करके जाएं। लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके जाने हैं उनकी वीडियोस के लिंक मैं अवश्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन देखने का और ईमानदारी से मेहनत करने का आपका जिम्मा है, आप कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंक्रीज 8 वोल्ट इन द 12 माइक्रोसेकंड। तो स्लू रेट क्या होगा, बहुत बहुत आसान है। स्लू रेट की वैल्यू हमें पता है कि वोल्टेज चेंज विद टाइम चेंज, है ना। तो 8 वोल्ट अपॉन 12 माइक्रोसेकंड, यहां पर आप माइक्रोसेकंड की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे और जब आप वैल्यू को पुट करेंगे देन यू गेट द स्लू रेट 667 किलोवाट पर सेकंड। ये आपका स्लू रेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, तो डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन का हवा बनाए रहते हैं बच्चे कि नहीं हो पाएगा। जहां पे भी जिस टॉपिक को लेकर आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा तो वो कितना भी इजी टॉपिक हो आप नहीं कर सकते। बस सब खेल आपकी मेंटेलिटी का है। तो आप किस तरीके की मेंटेलिटी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करके आएंगे एग्जाम में। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो जाता है इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आगे हम बात कर लेते हैं। कुछ और चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर लगभग कवर से कर लिए हैं, है ना। लेकिन और चीज़ें यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। चूंकि शॉर्ट नोट पूछा है तो आप केवल कंपोनेंट्स के बारे में नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस पॉइंट्स आप लिख देंगे। जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या है, सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर को ही हम डेस्टिनेशन बोल देते हैं वैसे, और डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर से एक फीडबैक प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद इनको एक्सप्लेन भी करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन है। ये तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दी है, आपको ये थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम वो पूछ लेता है 2 मार्क्स में। तो आपको ये 4 तो लिखने ही लिखने हैं, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, या रिसीवर की जगह आप डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं। तो ये आपके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे 2 मार्क्स में। क्लियर हुआ। और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो एक डायग्राम इस तरीके से आप बना देंगे, ये आपका ट्रांसमीटर हो जाएगा, ये आपका रिसीवर या डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये आपका चैनल हो जाएगा, है ना। और ये ट्रांसमीटर से पहले आप एक सोर्स बना देंगे, सोर्स ने ट्रांसमिट की इंफॉर्मेशन रिसीवर को विद द हेल्प ऑफ द चैनल। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हो गए। अब आगे हम बात कर लेते हैं फाइनल स्लाइड की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सेक्शन ए है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे और अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में पढ़ेंगे तो खुद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया, और एज इट इज़ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। 5 से 10 सेकंड निकाल के आप एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि यही कमेंट्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं मैटर वो बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है।
साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं इस मटेरियल का, जो कहीं ना कहीं उनके एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाली सब्जेक्ट अगर फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करके चलें, सेमेस्टर वाइज क्लियर करके चलें, तो वो बेस्ट रहता है आगे जाकर। वरना जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं, अगर आपका कोई बैक बाई चांस या फिर थोड़ी बहुत देखो चीज़ें होती रहती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। माइंड पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि समय कम है, तैयारी कैसे होगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब भी बहुत इनफ समय है, अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करती हैं तो, ईमानदारी से डेली अगर आप पढ़ते हैं तो अभी भी समय इनफ है, आप प्रत्येक सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको कहीं पे भी डिमोरलाइज नहीं होना है। तो इसी जज्बे के साथ आप तैयार रहिए, बेहतर अपना शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाकर, मैं स्टार्टिंग से आपको यही बोल रहा हूं कि आपको शॉर्ट गोल तैयार करना है पर डे और उसको अचीव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गोल तो हमने इतना बड़ा बना लिया और उसको हम अचीव ही नहीं कर पाए, तो वो भी बेनिफिट नहीं होता है। आप शॉर्ट गोल बनाइए, डे बाय डे, टाइम टू टाइम उसको अचीव करिए। इस शॉर्ट पीरियड में भी आप बहुत बेहतर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो बेटा बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें।